वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 51 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी साइंस के प्रश्न हैं। ठीक है, 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 51 तक पहुँच सकते हैं और जब तक ये सीरीज़ चलेगी तब तक। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है कवक, कवक को बोलते हैं फंगस इंग्लिश में, और यह है इनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं या कारक। यीस्ट है, पक्सीनिया है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम फेवरेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। देखिए यीस्ट के सामने लिखा है ब्रेड और बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। पक्सीनिया का गेहूं में कीट रोग का कारक है पक्सीनिया कवक, और पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक के निर्माण में काम आता है। कौन सा सही समय लेता है? देखिए यीस्ट जो है ब्रेड और बियर बनाने के उत्पादन में काम आता है। ठीक है, सही है पहला वाला स्टेटमेंट। पक्सीनिया जो है वो गेहूं में कीट रोग का कारक है, और पेनिसिलियम भी करेक्ट है, प्रतिजैविक के निर्माण में उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक के निर्माण में। डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो यीस्ट हो गया, पक्सीनिया हो गया, पेनिसिलियम हो गया, तीनों ही कवक यानी फंगस फंजाई के उदाहरण है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड और बियर के निर्माण में किया जाता है, और गेहूं में जो कीट रोग होता है वो पक्सीनिया नामक कवक के कारण होता है। पेनिसिलियम की बात करें तो एंटीबायोटिक का निर्माण होता है इससे, प्रतिजैविक का। और खोज किसने की थी इसकी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बड़ा पूछते हैं वो प्रश्न को। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच सिम्बायोटिक का उदाहरण है। ठीक है, सहजीवी सहवास का उदाहरण है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। तो लाइकेन की बात करें तो शैवाल और कवक के जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, और इसका शैवाल घटक जो है सेवलांस कहलाता है, और कवक का घटक कवकांश कहलाता है। जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जो कवक होते हैं वो होते हैं हेटेरोटॉपिक यानी परपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। कब और परपोषी कौन होता है? जो दूसरों पर निर्भर हो। देखिए शैवाल जो है कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और अगर कवक की बात करें, कवक जो है शैवाल को आश्रय प्रदान करता है और उसके लिए खनिज और जल के अवशोषण का काम करता है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते क्योंकि वे अच्छे प्रदूषण के जो है अच्छे संकेतक हैं। ठीक है, ये वेरी गुड इंडिकेटर्स हैं पॉपुलेशन के, और एसिड रेन के भी। अम्ल वर्षा सूचक भी कहते हैं इनको, एसिड रेन इंडक्टर। ठीक है, यानी नहीं उग रहे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी पोल्यूशन है उसमें नहीं उग पा रहे। तीसरा प्रश्न है, वायरस। वायरस एक कोशिकीय जीव है। वायरस जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कोशिका को संकुचित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं और उस कोशिका को मार देते हैं। इनमें प्रोटीन तो उपस्थित होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ नहीं। कौन सा सही है? देखिए पहली बात तो वायरस जो है वो अकोशिकीय है। ठीक है, कोशिका कहाँ होती है उसमें? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कोशिका को संकृत करते हैं और अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। ठीक है, और कोशिका को मार देते हैं, दूसरा वाला सही है। इनमें प्रोटीन तो अनुपस्थित होता है, इनमें प्रोटीन तो उपस्थित होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ नहीं। देखिए ये वाला भी गलत हो गया स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो सही पूछा तो सही है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनमें प्रोटीन भी होता है, आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, तो केवल 2 सही है। वायरस जो है एक अकोशिक जीव है। ठीक है, अकोशिक। और वायरस की संरचना रवेदार होती है। ये कोशिका को संकुचित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं और कोशिका को मार देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला गलत है क्योंकि वायरस में प्रोटीन भी होता है और आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। आनुवांशिक पदार्थ आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए एक साथ नहीं होते, याद रखिएगा।
जंतु जगत से रिलेट करते हुए 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यानी एनिमल किंगडम, इसके अंतर्गत विषमपोषी यूकेरियोटिक आते हैं जो बहुकोशिक होते हैं। इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इस जगत के प्राणी भोजन का ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। कोशिका भित्ति तो प्लांट सेल में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी, इनमें अनुपस्थित होती है क्या। विषमपोषी होते हैं जंतु जगत, इसके अंतर्गत विषमपोषी यूकेरियोटिक आते हैं जो बहुकोशिक होते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो सारे सही हैं। जंतु जगत के प्राणी जो है विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, ठीक है। जंतु हैं तो विषमपोषी तो होंगे, खुद थोड़ी बनाएंगे अपना भोजन, दूसरों पर आश्रित होंगे, ठीक है। पौधों को खाएंगे तो शाकाहारी हो गए, दूसरे जानवरों को खाएंगे तो मांसाहारी हो गए। इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, दूसरा भी करेक्ट, पहला भी करेक्ट। और इस जगत के प्राणी अपने भोजन को एक आंतरिक ग्रहिका में पचाते हैं तथा उसका ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, तीसरा भी करेक्ट। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट पिचर प्लांट, ब्लेडरवर्ट, कस्कुटा, अमरवेल। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव प्लांट्स इज आर इंसेक्टिवोरस। कीटभक्षी पौधों की पादपों की पहचान कीजिए। इनमें कौन कौन कीटभक्षी पादप है। पिचर प्लांट कीटभक्षी पादप है, और ब्लेडरवर्ट ये भी कीटभक्षी पादप है। अमरवेल कस्कुटा नहीं है, ये तो पैरासाइट है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो उपर्युक्त पादपों में घटपर्णी यानी पिचर प्लांट और ब्लेडरवर्ट, और एक और होता है बीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो है कीटभक्षी पौधे हैं, मतलब कीटों का भक्षण करने वाले। जबकि यहाँ कस्कुटा की बात करें तो पैरासाइट है, परजीवी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वो एनिमल किंगडम था ऊपर, यह है प्लांट किंगडम। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत ऐसे यूकेरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल, पौधा है तो क्लोरोफिल तो होगा ही, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलवाल बोलते हैं कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में। सी करेक्ट दोनों। तो पादप जगत में ऐसे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और ऐसे जीव पादप कहलाते हैं, प्लांट कहलाते हैं। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेलवाल उपस्थित होती है और सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ किसकी। सेलुलोज की, काइटिन की, पॉलीसेकेराइड की, किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की, तो बी सी इसका आंसर हो जाएगा। सेलुलोज की तो प्लांट की होती है ना, तो एक को हटा दो। तो कवक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है अनुपस्थित। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन अथवा तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश कवक जो होते हैं परपोषित होते हैं, ठीक है। और वे मृत वस्ट्रेट्रस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी यानी सेप्रोफाइट कहते हैं। और कुछ कवक जो है सजीव पौधों पर निर्भर करते हैं जो परजीवी यानी पैरासाइट कहलाते हैं। कुछ कवक शैवाल तथा लाइकेन और उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, और ऐसे कवक कहलाते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कवक यानी फंगई या फंजाई जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, ब्रेड और संतरे का सड़ना फंगस के कारण होता है, और जो मशरूम होता है और जो कुकुरमुत्ता होता है, ठीक है, वो भी फंजाई का उदाहरण है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो ब्रेड सड़ गई, रोटी सड़ गई, संतरे सड़ गए, ये सब फंगस के कारण होता है। फंगस लग जाती है, उन पर खराब हो जाते हैं वो। सामान्य छत्रक यानी मशरूम और कुकुरमुत्ता, टोड स्टूल, ये भी फंगस है, फंजाई का उदाहरण है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी का कारक है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होगी। ट्रिप्नोसोमा से, एंट अमीबा से, पैरामीशियम से, इनमें से कोई नहीं, कुछ और। स्लीपिंग सिकनेस
पैरामीशियम से तो होती नहीं है, ये ट्रिप्नोसोमा से होती है, एंट अमीबा से होती है। ये होती है ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्नोसोमा से। तो जो ट्रिप्नोसोमा है वो एक प्रोटोजोआ का उदाहरण है, उसमें भी जो है कशाभी प्रोटोजोआ है वो। यह निंद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी का कारक है। देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबिया प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ और पक्षमाभी प्रोटोजोआ तथा स्पोरोजोआ आते हैं। एंट अमीबा जो है वो अमीबिया प्रोटोजोआ का, और जो पैरामीश है वो पक्षमाभी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। तो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। नंबर 11वां प्रश्न है, पर्यावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं नास्टाक एनाबीना, लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया। बिल्कुल, लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया भी, नास्टाक भी, एनाबीना भी, सभी। तो नोस्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, यूपीएससी तक सवाल कर चुकी है इनके नाम से। ठीक है, 2 बार, वो भी पिछले 10 वर्षों में। तो नास्टाक तथा एनाबीना नामक बैक्टीरिया पर्यावरण को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया परपोषी होते हैं तथा, और सभी बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। 12वां प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा सुझाई गई? किसने सजेस्ट किया था द्विनाम पद्धति को? कैरोलस लिनियस का नाम सुना होगा आपने। तो देखिए, जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा सुझाई गई। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के 2 नाम रखे जाते हैं। पहला नाम जो होता है उनके वंश को, जो दूसरा नाम होता है उनकी जाति को संदर्भित करता है। ठीक है, पहला नाम, पहला शब्द वंश नाम है, दूसरा है जाति। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल सेलुलोज की, जबकि हरित पादपों की काइटिन की बनी होती है। पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, प्लांट की बात हो रही है। पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनकरेक्ट को ढूंढना है। देखिए, पैरामीशियम अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, सही है स्टेटमेंट ये। और पादप यानी प्लांट के सभी जीवों की कोशिका भित्ति, जीवों की जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सही है ये। यही एनिमल होता तो गलत हो जाता। और कवकों की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की, जबकि हरित पादपों की काइटिन की बनी होती है। उल्टा लिख दिया, कवकों की काइटिन की बनी होती है, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड की, और जो सेलुलोज की बनी होती है वो तो हरित पादपों की होती है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट पहला वाला ही है। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसमें आंसर करना है हमको, सही नहीं है करना है ना, सही नहीं है तो किसको? केवल एक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादपों की बनी होती है सेलुलोज की, इसलिए पहला वाला गलत है। पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, इनमें जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नंबर 14 पर आ जाइए। जैविक उपापचय क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो देखिए, मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जैविक उपापचय क्रियाएं हैं, और किसी भी निर्जीव में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। निर्जीव होगा तो कैसे ही होगी, उसमें सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो उसका आंसर 1 और 2 दोनों। तो सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, और उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं जो हैं उपापचय क्रियाएं हैं।
मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं भी जैविक उपापचय क्रियाएं करेक्ट है, और किसी भी निर्जीव में क्रियाएं कैसे होंगी, दोनों करेक्ट। 15 प्रश्न है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा में, इस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में सामान्य नाम, सूची 2 में है उनके वैज्ञानिक नाम। छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये, तो मिला दो। खुद का तो पता ही होगा, मानव का क्या है? होमोसेपियंस। बिल्कुल, मानव का होमोसेपियंस है। घरेलू मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका, आम का है मैंगीफेरा इंडिका, और गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टाइबम। ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये है सामान्य नाम, मानव का होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टाइबम। कुछ अन्य सामान्य और वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं, जैसे हाथी का एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, आलू का सोलेनम ट्यूबिरोसम, शेर का है पैंथरा लियो, चीते का है पैंथरा पाइडस, और बाघ यानी टाइगर का है पैंथरा टाइग्रिस। नंबर 17 पर आ जाइए। मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? मोस्ट बेस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके कारण? कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है, यूरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? यह है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान यानी श्रांति होती है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं है? तो कुछ और पचाता होगा, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम? लैक्टेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, न्यूक्लियेज नहीं है। तो जो है लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज आदि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, और अग्नाशय रस के न्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। ठीक है, नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट है ये, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पीलिया में यकृत अंग प्रभावित होता है, यकृत यानी लिवर आपका, और पाचन तंत्र में अधिकांश जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। मेरिस्मस रोग केवल कैलोरी की कमी से होता है, केवल कैलोरी की कमी से होता है मरिस्मस रोग। केवल वाले स्टेटमेंट तो गलत ही होते हैं अधिकतर, तो 34 वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ चाह रहा है उसको एलिमिनेट करिए, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। देखिए, मेरिस्मस रोग जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ कमी के कारण होता है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। यह सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है, और शिशु को माँ के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार देने के कारण यह रोग होता है। इसको पढ़ लीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, नवजातों में यानी शिशुओं के जठर रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, बताइए। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, रेनिन होता है उनमें, रेनिन। तो नवजातों के स्टोमक में जो है जठर ग्रंथियों में रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होता है। यह दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, और इसमें जीवाणुनाशक गुणधर्म भी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, रेनिन। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इसकी पेड PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो।
और पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, यूपी पीसीएस के भी और समीक्षा अधिकारी के भी।